हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। मैं सीए नेहा बंसल आपका स्वागत करती हूँ गाइडली की इस यूट्यूब लाइव सीरीज में, जहाँ पर हम डेली बेसिस पर एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमारा टारगेट है कुछ 1500 प्लस एमसीक्यूज ऑल ओवर द 4 सब्जेक्ट्स डिस्कस करने का आपके एग्जामिनेशन के पहले पहले। तो आज है हमारा डे 8 ऑफ डेली डिस्कशन ऑफ एमसीक्यूज। आई होप आपने अब तक के बाकी 7 लेक्चर्स देख लिए होंगे। देखिए, डे 8 का उससे कोई अलग से लिंक नहीं है, लेकिन हम डेली बेसिस पर कुछ ऐसे एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं जो कि आपको एग्जामिनेशन का फील देंगे, कि एग्जामिनेशंस में आपको बिल्कुल स्ट्रेंज नहीं फील होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप डेली बेसिस पर रूबरू हो सकते हैं कि अलग अलग कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज कैसे फेस करने हैं, कुछ टेक्निक्स के साथ, लाइक एलिमिनेशन टेक्निक्स के साथ, क्योंकि हर किसी को हर क्वेश्चन आए करेक्टली ये तो नहीं हो सकता है पॉसिबल। तो यहाँ पर हम कुछ मेथड्स डिफाइन करते हैं कि कैसे आपको स्मार्टली अपने उन एमसीक्यूज के साथ डील करना है। तो जैसे जैसे आप वो क्वेश्चंस देखेंगे, आपको थोड़ा और नॉलेज बढ़ेगा, आपका आइडिया बिल्डअप होगा कि हमें क्या टेक्निक्स यूज करनी है। ठीक है, तो एक बार कंफर्म कर दीजिए अगर मेरी ऑडियो वीडियो अब तक क्लियरली पहुंच पा रही है। ओके फाइन, तो आज का डिस्कशन शुरू किया जाए। अब लाइव चैट में मैं चाहूंगी कि आप लोगों का इंटरेक्शन बना रहे थ्रू आउट द लेक्चर, जिससे कि मुझे ये रियलाइज होगा और ये बिलीव होगा कि आप लोग मेरे साथ इंटरेक्ट करके अपने डाउट्स मुझ तक ला पा रहे हैं, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहे हैं और आप और ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स जितने आंसर्स आप अभी करेंगे, जितने आंसर्स आप इस वीडियो को देखकर मेरा आंसर सुनने से पहले बता देंगे, उससे कहीं ना कहीं आपका मोराल ही बूस्ट होगा कि एग्जामिनेशंस के लिए आप खुद को रेडी फेस करेंगे, राइट? रेडी मानेंगे, राइट? चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है ये: लिक्विडिटी रेशियोज आर एक्सप्रेस्ड इन डैश, प्योर रेशियो फॉर्म, परसेंटेज फॉर्म, रेट और टाइम फॉर्म, या फिर नन ऑफ द अबव। अब आपको रेशियो एनालिसिस में थोड़ा सा रिवाइंड कर देना है अपने माइंड को, कि रेशियो एनालिसिस वाले टॉपिक में हमने कितने टाइप्स के रेशियोज देखे थे। लिक्विडिटी रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियोज, राइट? तो उसमें से जो लिक्विडिटी रेशियोज थे वो किस फॉर्म में आ रहे थे, बताइए। लिक्विडिटी रेशियो कौन कौन से पढ़े थे, क्या आप ये याद कर पा रहे हैं? करेक्ट, जैसे कि करंट रेशियो था, क्विक एसेट्स रेशियो, या फिर लिक्विड रेशियो। तो ये किस फॉर्म में आ रहा था, इनका जो आंसर था, क्या ये परसेंटेज था, डैश परसेंटेज, या फिर टाइम्स था, डैश टाइम्स, जैसे 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, या फिर ये इस रेशियो फॉर्म में था, 2:1, 1.2:1, कुछ इस तरह से। सही जवाब, हमारा लिक्विड रेशियो हमेशा प्योर रेशियो फॉर्म में ही आता है। ओके, आंसर इज ऑप्शन ए। What would be the impact of the following errors on the trial balance? अब आपको दिखेंगे कुछ सिमिलर टाइप्स ऑफ 2-3 क्वेश्चंस। आपको इसमें मुझे ये बताना है कि ये किस टाइप का एरर है। ट्रायल बैलेंस के कुछ अलग अलग एरर्स होते हैं, तो उनमें से ये कौन सी कैटेगरी ऑफ एरर में आएगा, बताइए। A copy of sales invoice for rupees 4,000 is not recorded in the sales day book. यानी कि आपने एक सेल्स की एंट्री सेल्स की बुक में नहीं की, तो उससे आपके ट्रायल बैलेंस पर क्या फर्क पड़ने वाला है। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी ट्रिकी हो सकते हैं, लेकिन बहुत स्कोरिंग भी होते हैं। एरर, पहले तो ये मुझे बताइए, ट्रायल बैलेंस में 2 टाइप के एरर हमने देखे थे: एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन। कमीशन का मतलब होता है गलत रिकॉर्ड कर देना, ओमिशन का मतलब होता है रिकॉर्ड ही नहीं करना। अब सेल्स की एंट्री आपने रिकॉर्ड ही नहीं की सेल्स बुक में, तो क्या होगा यहाँ पर? ये हो गया आपका एरर ऑफ ओमिशन। और अगर एरर ऑफ ओमिशन होता है तो भी आपका ट्रायल बैलेंस टैली ही रहता है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना तो आपने सेल्स की एंट्री की, ना ही आपने डेटर्स या कैश की एंट्री की। तो आंसर है यहाँ पर नो इम्पैक्ट। ओके, हाँ, अगर आपको यहाँ पर बताया होता कि आपने डेटर के बुक्स में एंटर नहीं किया, लेकिन आपने कैश या उसमें तो एंट्री कर दी है, यानी कि एक चीज को आपने रिकॉर्ड कर दिया है, लाइक कैश टू सेल्स होता है तो आपने कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर दिया,
बट सेल्स बुक में वो रह गया, तब आपके ट्रायल बैलेंस पर क्या इम्पैक्ट आएगा? तब आपको डिफरेंस दिख जाएगा एक्सेस डेबिट या एक्सेस क्रेडिट का। ठीक है, यहाँ का ये क्लियर है, आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है। A supplier's invoice for rupees 2,500 is posted to the debit of trade payables account. अब ये बताइए, सप्लायर कौन होता है? जिससे हम परचेज कर रहे हैं, यानी कि हमारा क्रेडिटर। तो supplier's invoice for 2,500 is posted to the debit of trade payables account. क्या आप मुझे इसकी करेक्ट एंट्री बता सकते हैं? अगर कोई परचेज हुआ है तो इसकी सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? जैसे कि सेल्स की एंट्री होती है ना, कैश टू सेल्स, वैसे ही परचेज की क्या एंट्री होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू, या तो कैश अगर कैश में लिया गया है, और अगर क्रेडिट पे लिया गया है तो ट्रेड पेएबल्स अकाउंट या फिर क्रेडिटर का नाम। ओके, ट्रेड पेएबल्स अकाउंट, करेक्ट। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि ट्रेड पेएबल्स अकाउंट की डेबिट में आपने इसको पोस्ट कर दिया, ना कि क्रेडिट में। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे? आपकी इनकरेक्ट एंट्री में पता है क्या होगा? हो सकता है आपने परचेज अकाउंट को करेक्टली डेबिट किया, लेकिन आपने साथ ही में ट्रेड पेबल्स को क्रेडिट करने की जगह कर दिया डेबिट। तो अब इसको सुधारा कैसे जाएगा? पहले तो आप इसको एक बार क्रेडिट करेंगे ताकि नील इफेक्ट हो, दूसरी बार क्रेडिट करेंगे ताकि सही इफेक्ट हो। तो ये होता है इसका करेक्शन मैकेनिज्म। लेकिन यहाँ पर आपसे करेक्शन नहीं पूछा गया, आपसे ये पूछा गया है कि ट्रायल बैलेंस में उसका क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब क्या आपका एक्सेस डेबिट हुआ है या एक्सेस क्रेडिट हुआ है, और अगर हुआ है तो किस अमाउंट से हुआ है? बिल्कुल सही बात, ये आपका एक्सेस डेबिट हुआ है। देखिए, होना चाहिए था एक बार क्रेडिट, हो गया एक बार डेबिट, यानी कि दो बार डेबिट का गलत इफेक्ट यहाँ पर आ चुका है। तो ये होगा आपका एक्सेस डेबिट बाय द अमाउंट ऑफ 5,000 से दो गुना अमाउंट, क्योंकि अब इसको करेक्ट करने में आपको इसको 5,000 से क्रेडिट करना पड़ेगा। समझ आ रही है आपकी बात? आंसर है ऑप्शन सी। और ये आपके लिए एक स्क्रीनशॉट भी अटैच किया है, देखिए। इसे आप अगर पढ़ेंगे ना तो आपको और क्लियरली इसको समझ आएगा। आपकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेबल्स 2500 आपने कर दिया क्रेडिट की जगह डेबिट को ट्रेड पेबल्स को। तो अब उसको करेक्ट करने के लिए आपको डेबिट एक्सेस डेबिट दिख रहा है 5,000, यानी कि इसको करेक्ट करने के लिए आपको ट्रेड पेबल्स को क्रेडिट करना पड़ेगा 5,000 से, तब जाके आपका एक बार का 2,500 का इफेक्ट आएगा। आई होप आई एम क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ द फॉलोइंग एरर्स ऑन ट्रायल बैलेंस? सिमिलर लाइन का ही चल रहा है। द डेली टोटल ऑफ सेल्स डे बुक इज स्टेटेड एज 3,45,000 इंस्टेड ऑफ 3,15,000, यानी कि आपका एरर हो गया है सिर्फ टाइपिंग का। अब बताइए, ये वाला बहुत इजी है। ऑप्शन ए तो एलिमिनेट हो गया, नो इम्पैक्ट तो नहीं हो सकता, यानी कि इम्पैक्ट तो होगा, लेकिन क्या? अब आपका सेल्स का बैलेंस क्या होता है ये बताना है। सेल्स की एंट्री क्या होती है? कैश टू सेल्स। ओके, इसमें आपने ज्यादा एंट्री कर दी, 30,000 ज्यादा दिखा दिया आपने इसको, तो आपका क्रेडिट 30,000 ज्यादा हो गया। सो आपको अब दिख रहा है एक्सेस क्रेडिट बाय 30,000। क्लियर, बहुत सिंपल था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगेन इसी टाइप का। परचेज इनवॉइस इज रिकॉर्डेड इन द परचेजेस डे बुक एज 18,500 without taking account of 10% of that amount offered as trade discount. परचेज की एंट्री होनी थी, डिस्काउंट भी लगना था, लेकिन डिस्काउंट का इफेक्ट दिए बगैर आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया। अब बताइए क्या होने वाला है? कॉमन सेंस क्या बोल रहे हैं कि आपने डिस्काउंट की एंट्री ही नहीं की, यानी कि आपने पेमेंट भी पूरा कर दिखा दिया। अगर आपने पेमेंट 100 रुपए की, आपका डिस्काउंट अगर 15 रुपए था, तो आपने पेमेंट साइड भी 100 दिखाया और आपने खर्चा भी 100 का ही दिखाया, आपने डिस्काउंट को इग्नोर कर दिया। तो कहीं ना कहीं आपका ट्रायल बैलेंस टैलीड ही है, कोई भी इम्पैक्ट नहीं दिखेगा उस पर। सही बात है, तो इस वजह से इसका आंसर होने वाला है नो इम्पैक्ट। ये थोड़े से कंफ्यूजिंग है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर ना आपको डेबिट और क्रेडिट की नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है ना? अब देखिए, ये पढ़िए। सिंस बोथ द डेबिट साइड, जैसे कि आपका परचेजेस, जस्ट अ सेकेंड, आप शायद पढ़ नहीं पा रहे होंगे। हाँ,
since both the debit side यानी कि purchases and the credit side यानी कि trade payables of the trial balance are overstated by the same amount. आपने डिस्काउंट को भूल ही गए हैं आप, तो वो कहीं ना कहीं आपके 1850 के डिस्काउंट से अनजान है. Overstated by the same amount, the trial balance will still balance. आपका ट्रायल बैलेंस फिर भी बैलेंस होने वाला है. And total credits will both be higher than they should be, but they will be equal. भले ही वो दोनों अमाउंट गलत है, लेकिन दोनों कम से कम सेम तो है, तो ट्रायल बैलेंस तो मैच होगा ही. Therefore, the error will have no impact on the agreement of the trial balance. और इसी वजह से इसका ट्रायल बैलेंस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आने वाला. आई होप आई एम क्लियर. आज मुझे लग रहा है ज्यादा थियोरेटिकल क्वेश्चंस है आपके लिए, इससे आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे. और अभी जो ट्रायल बैलेंस के 4 क्वेश्चंस हमने देखे वो टिपिकली थियोरेटिकल थे, उसमें आपकी नॉलेज की बहुत ज्यादा जरूरत थी. डेबिट और क्रेडिट में जो आपका डिफरेंशिएशन है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. अगला क्वेश्चन ये भी उसी लाइन पे है. A sales invoice for rupees 21,000 has been posted to the customer's account as 12,000. सेल्स की एंट्री क्या होती है, कैश टू सेल्स या डेटर्स टू सेल. ठीक है, अब यहाँ पर ना सेल्स वाला तो 21,000 करेक्ट रिकॉर्ड हुआ, लेकिन बेचारे कस्टमर के अकाउंट में सिर्फ 12,000 रिकॉर्ड हुआ. तो क्या इम्पैक्ट है इसका ट्रायल बैलेंस पे, प्लीज बताइए. यानी कि डेबिट 9,000 कम हुआ है या फिर क्रेडिट 9,000 ज्यादा हुआ है, एक ही बात है दोनों की. ऑप्शंस देख के आपको पता चलेगा. एक्सेस क्रेडिट बाय 12,000, 12,000 से ज्यादा क्रेडिट हुआ है नहीं. एक्सेस डेबिट बाय 12,000, डेबिट तो एक्सेस हुआ ही नहीं, वो तो कम हुआ है. एक्सेस क्रेडिट बाय 9,000, हाँ क्रेडिट ज्यादा हो गया, वो भी 9,000 से. तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन. कैलकुलेटर्स ले लीजिए प्लीज. A simple interest accrued on an amount of 22,500 at the end of 4 years is 10,800. What should be the compound interest accrued on the same amount at the same rate of interest at the end of 2 years? This one is tricky. That sounds tricky. बट सच में बहुत इजी है. अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से डी कोड कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन बेहद आसान है. देखिए अब हम लिख के इसको करते हैं ताकि आपके लिए और इजी होगा. सिंपल इंटरेस्ट आपको फिगर बता दिया गया है. कितना है आपका सिंपल इंटरेस्ट, ₹10,800. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम. ठीक है, अब इस अमाउंट का सिंपल इंटरेस्ट आया है वो कितने प्रिंसिपल पे आया है ये आपको बताया होगा. तो 10,800 के सामने हम लिखेंगे प्रिंसिपल था 22,500. रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ढूंढना है. टाइम आपको बताया है 4 years, तो टाइम भी आपको पता है. अब क्या आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा इससे, बताइए. कैलकुलेटर्स की मदद से मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए. 0.12 आ रहा है, यानी कि 12% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है. फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर भी दिया. अब सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं. What should be the compound interest accrued on the same amount, यानी कि आपका प्रिंसिपल इतना ही रहने वाला है at the same rate of interest at the end of 2 years. आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ये है, आपका प्रिंसिपल ये है, लेकिन पीरियड है 2 years. और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के बताना है कि 22,500 पे 2 साल 12% कंपाउंड इंटरेस्ट क्या अमाउंट देगा. फॉर्मूला से जाएंगे या कैलकुलेटर से जाएंगे, टाइम बचाना है हमें, हम कैलकुलेटर से जाएंगे. तो 22,500 प्लस 12% वंस प्लस 12% ट्वाइस, यानी कि ये हो जाएंगे आपके 28,224. अब इसमें से इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है तो प्रिंसिपल लेस कर देंगे, माइनस 22,500. आंसर कम्स टू 5,724. बहुत इजी था, कुछ भी हार्ड नहीं था. ये आपका सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स टेस्ट किया गया है यहाँ पर, जो कि आप लोग बहुत इजीली कर लेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. A change in credit policy has caused an increase in sales, an increase in discounts taken, a reduction of the investment in accounts receivable, and a reduction in the number of doubtful accounts. अरे बाप रे. Based on this information, we know that
डिकोड करते हैं। जब इतने लंबे चौड़े क्वेश्चंस हो तो आप कुछ कुछ टर्म्स को बस ढूंढ के निकालिए। देखिए, क्रेडिट पॉलिसी की बात हो रही है। अब हम क्रेडिट किसे देते हैं? अक्सर अपने कस्टमर्स को देते हैं। उस चेंज के बाद हमने देखा कि हमारी सेल्स बढ़ गई है, यानी कि हमारे कस्टमर्स क्या खुश हो गए हैं। ठीक है, फिर हमने देखा इंक्रीज इन डिस्काउंट्स टेकन, हमें ज्यादा डिस्काउंट भी मिल रहा है, यानी कि हम शायद ज्यादा परचेज कर रहे होंगे। और रिडक्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट्स रिसीवेबल, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। यानी कि आपके जो अकाउंट्स रिसीवेबल का बैलेंस है ना बैलेंस शीट में, वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। आपकी सेल्स बढ़ती जा रही है और आपका ये बैलेंस कम होता जा रहा है। ये दो चीजें आपको अच्छी तरह से नोट करनी है। एंड रिडक्शन इन द नंबर ऑफ डाउटफुल अकाउंट्स, और आपके बैड डेट्स की भी संभावना कम हो रही है। ठीक है, यानी कि आपको अच्छा वो रिजल्ट मिल रहा है। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आपको क्या पता चल रहा है? इन सारी चीजों से क्या रियलाइज होता है कि आप टाइम पे कलेक्ट कर रहे हैं अपने फंड्स, आप सेल्स भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, आपके अकाउंट्स रिसीवेबल भी कम हो रहे हैं, यानी कि आपके पैसे ब्लॉक नहीं हो रहे, आपको टाइम पर पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि आपके बैड डेट्स भी नहीं हो रहे। ऑप्शन देखिए, नेट प्रॉफिट हैज इंक्रीज्ड, प्रॉफिट का तो यहाँ कुछ नहीं पता चल रहा है। द एवरेज कलेक्शन पीरियड हैज डिक्रीज्ड, आई थिंक ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ग्रॉस प्रॉफिट हैज डिक्लाइंड, यहाँ पर प्रॉफिट की कोई बात नहीं हो रही है। साइज ऑफ द डिस्काउंट ऑफर्ड हैज डिक्रीज्ड, नहीं, उसका भी कोई जिक्र नहीं है यहाँ पे। आंसर है आपका ऑप्शन, यानी कि आपका कलेक्शन पीरियड बहुत कम हो चुका है, अब आपको कम दिनों में अपने पैसे मिलने लग गए हैं। ठीक है, आपकी क्रेडिट पॉलिसी के चेंजेस की वजह से आपको ये रिजल्ट्स देखने को मिले। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फर्म फॉलोइंग एन अग्रेसिव वर्किंग कैपिटल स्ट्रेटजी वुड डैश। अब अग्रेसिव वर्किंग कैपिटल स्ट्रेटजी क्या होती है? अग्रेसिव वर्किंग कैपिटल है आपका, इसका मतलब क्या होगा? यानी कि आप असेट्स कम रख रहे हैं, अपने फंड्स को कम ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है, तो अब उस स्ट्रेटजी की वजह से क्या होने वाला है? होल्ड सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, क्या आप फिक्स्ड एसेट्स होल्ड करने लग जाएंगे? नहीं। मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, आप अपनी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को कम कर देंगे, वो तो उल्टा इफेक्ट दे देगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आर करंट लायबिलिटीज, देखिए वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। आपकी अग्रेसिव वर्किंग कैपिटल स्ट्रेटजीज क्या होती हैं कि आपका पूरा वर्किंग कैपिटल कम रहे। ये कम कब रहेगा? जब आपके एसेट्स कम होंगे और आपकी लाइबिलिटीज ज्यादा होंगी। तो अगर आपने शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बढ़ाई नहीं और कम कर दी, यानी कि आपने अपनी लाइबिलिटीज भी कम कर दी, तो आपके एसेट्स ज्यादा पड़ने लगेंगे और आपका वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। तो ये अग्रेसिव पॉलिसी नहीं होती। फाइनेंस फ्लक्चुएटिंग एसेट्स विद लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, फ्लक्चुएटिंग एसेट्स को आप लॉन्ग टर्म लोन से लेने लगेंगे? बिल्कुल भी नहीं। मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ फंड्स हेल्ड इन वेरी लिक्विड एसेट्स, यस, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। यानी कि आप कम से कम वो फंड्स रखेंगे जो कि आपके लिक्विड एसेट्स में होते हैं। कम एसेट्स रखेंगे तो अपने आप आपका वर्किंग कैपिटल अग्रेसिव होगा। देखिए, एन अग्रेसिव वर्किंग कैपिटल स्ट्रेटजी aims to maximize profitability by minimizing the investment in current assets. This inherently means the firm would try to keep balances in highly liquid assets as low as possible. यानी जितना हो सके वो लिक्विड एसेट्स में कम से कम बैलेंस रखेंगे, तभी उनकी पॉलिसी अग्रेसिव मानी जाएगी। बहुत इजी था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कैलकुलेटर्स इन योर हैंड। What will be the ratio of simple interest earned by a certain amount at the same rate of interest for 6 years and that for 9 years? Oh my God! एक भी फिगर नहीं दिया आपको यहाँ पे। What will be the ratio of simple interest? सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है। कोई x अमाउंट पे x रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो दोनों केसेस में सेम है, लेकिन बस आपको टाइम अलग अलग दिया गया है। एक है आपका p इंटू आर इंटू 6, एक है आपका p इंटू आर इंटू 9। तो क्या रेशियो आएगा इन दोनों का? स्टूडेंट्स, पता है आपको ये इतना ज्यादा बेसिक है ना कि इसमें आपको बिना सॉल्व किए आंसर ऑलरेडी मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है इसका आंसर। ये जितना हमने लिखा है ना, वहीं पर आंसर छुप चुका है। देखिए, यहाँ पर भी प्रिंसिपल उतना है, यहाँ पर भी प्रिंसिपल उतना है, कट कर देंगे। यहाँ भी रेट उतना है, यहाँ भी रेट उतना है, कट कर देंगे। डिफरेंस क्या है बस इन दोनों में, 6 और 9 का। तो इनका रेशियो कितना हो गया? 2:3। ये आपका आंसर आ चुका है।
आंसर है आपका ऑप्शन सी। अब एक और तरीके से हम इस सेम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर आपको देखिए ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो आप लीजिए 100 रुपए का एग्जाम्पल। 100 रुपए आपका प्रिंसिपल है। अब आप मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। ठीक है। केस वन में आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? 100 × 10% फॉर 6 years। ओके, 60 रुपीज। केस टू में आपका कितना आंसर आएगा? 100 × रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये दोनों चीजें तो सेम रहेंगी ना, इंटू 9 years, अब आएगा 90। तो अब इन दोनों सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो क्या है? 60:90, यानी कि 2:3। इस तरह से भी ये सॉल्व हो पा रहा है। क्लियर? बेसिक था और बहुत अच्छा भी था। आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस ना ये आपको एग्जामिनेशन में कंफ्यूज ज्यादा कर देंगे, आपका टाइम ज्यादा यूज कर लेंगे और शायद आप इसे छोड़ भी देंगे। और तो और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ चैट में कुछ लोगों ने ऑप्शन डी लिखा है कि डेटा इनएडिक्वेट। अब आखिर कोई डेटा दिया ही नहीं गया क्वेश्चन में, सिर्फ 6 years और 9 years दिया गया है। लेकिन स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन अच्छा है, इम्पोर्टेंट भी है। अगर इस तरह के कोई क्वेश्चन आते हैं तो ये आपकी लॉजिकल रीजनिंग जैसे साउंड करेंगे और आप इजीली इसको कर सकते हैं। ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस की प्रिपरेशन के कौन कौन से मेथड्स थे जो हमने देखे थे? क्या आप मुझे बता पाएंगे? करेक्ट आंसर जिन्होंने लाइव चैट में लिखा है ग्रॉस एंड नेट ट्रायल बैलेंस। हाँ, हमने ये दो मेथड्स ही पढ़े थे। बट नेहा मैम ऑप्शन में तो एक भी नहीं है। और तो और नन ऑफ द अबव का भी ऑप्शन नहीं है, तो हम इसे टिक कर देते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स इन दोनों ही मेथड्स के ये नाम ऑल्टरनेटिव्स हैं। अगर आप इन्हें पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये इन्हीं नामों की बात कर रहे हैं। ग्रॉस मेथड में क्या होता था कि पूरे के पूरे लेजर के टोटल्स आप उठा के लिख देते थे। डेबिट का टोटल भी लिख देंगे, क्रेडिट का टोटल भी लिख देंगे आपके ट्रायल बैलेंस में। नेट बैलेंस में क्या होता था? आप अपने लेजर को बैलेंस करेंगे और जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, बैलेंस कैरिड डाउन, आप उसे सिर्फ लिखेंगे ट्रायल बैलेंस में। ठीक है। तो ये दोनों मेथड्स ये थे। अब देखिए बैलेंस मेथड क्या बोल रहा है? बैलेंस मेथड यानी कि आपका नेट मेथड। टोटल मेथड क्या बोल रहा है? आपका ग्रॉस मेथड। ये दो तो मिल गए हमें। अब ये क्या है? टोटल कम बैलेंस मेथड। ये हमने नहीं पढ़ा था। लेकिन आपका लॉजिक क्या बोल रहा है? अगर दो ऑप्शन राइट हैं और कोई भी ए एंड बी जैसा ऑप्शन नहीं है, तो आपको जाहिर बात है ऑप्शन डी ही टिक करना चाहिए, एज पर कॉमन सेंस, एज पर लॉजिक। नो वरी, मैं आपको ऑप्शन से ही समझाऊंगी स्टूडेंट्स। लेकिन अभी जो मैं आपसे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी समझना चाह रही हूँ वो यही है कि ए और बी तो अगर करेक्ट सॉल्यूशंस हैं, बट ऑप्शन ऐसा कोई नहीं है जो ए और बी को हाँ दे रहा है, तो मुझे ऑप्शन डी ही करना पड़ेगा, ऑल ऑफ दी अबव। अब देखते हैं ऑप्शन सी क्या है। आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन सी हम समझते हैं उसका मतलब क्या होता है। टोटल कम बैलेंस मेथड। देखिए हर मेथड की यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन डाल दी गई है, पढ़िए इसे। बैलेंस मेथड क्या था? आप अपने लेजर्स को बैलेंस करेंगे और नेट बैलेंस ही लिखेंगे। टोटल मेथड क्या था? आपके ग्रॉस ट्रायल बैलेंस वाला। आप अपने लेजर्स के पूरे टोटल्स लिख देंगे। टोटल कम बैलेंस क्या मेथड है? ये है। दिस मेथड कंबाइंस बोथ द टोटल एंड द बैलेंस मेथड। यानी कि अब इस तरह के जो ट्रायल बैलेंस होते हैं ना, उनमें आपको चार कॉलम्स दिखेंगे। टोटल ऑफ डेबिट, टोटल ऑफ क्रेडिट और नेट कॉलम, जो कि या तो नेट डेबिट या तो नेट क्रेडिट। तो ये होता है टोटल कम बैलेंस मेथड। आई होप इट्स क्लियर। ये था सिर्फ ऑल्टरनेटिव नेम्स, जो कि आपको शायद कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन ये बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं था, बहुत ही लॉजिकल था। यहाँ पर आप ना अपने दिमाग की बत्ती चलाकर इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, बैंक रिकंसिलिएशन इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड टू रिकंसाइल डैश। अब ये है आपका बोनस क्वेश्चन। बोनस क्वेश्चन मैं उसे बोलती हूँ जो कि हर कोई करेक्ट ही करने वाला है। इसमें अगर कोई रॉन्ग कर रहा है ना, तो फिर तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट, वेयर बैंक opens a bank account for a foreign student pending the verification of local address, account shall be operated with the condition of allowing foreign remittances not exceeding or equivalent to dash into the account and a capital of dash on aggregate in the same। ये क्वेश्चन तो मुझे थ्योरेटिकल ज्यादा लग रहा है। क्या आप मुझे बता पाएंगे
चलिए ठीक है, नहीं बता पाएंगे, मैं अग्री करती हूँ कि हाँ नहीं बता पाएंगे। अब अगर वाइल्ड गैस करना है तो क्या आप कर पाएंगे? बिकॉज एग्जामिनेशन में भी आप वही करेंगे ना, जो क्वेश्चन आपने कभी नहीं देखा है ऐसे क्वेश्चंस भी आपको दिखेंगे स्टूडेंट्स। हम यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस पढ़ ले, एग्जामिनर कुछ ना कुछ तो ऐसे अतरंगी क्वेश्चंस लेकर आएंगे ही, जो कि वेरी फर्स्ट टाइम ही आप देखेंगे। तब आप क्या करेंगे? छोड़ के तो नहीं आ जाएंगे, तुक्का तो मारेंगे ही। तो अब आप यहाँ पे अगर ब्लफ करते हैं तो आप कौन से ऑप्शन के साथ जाना पसंद करेंगे? क्वेश्चन का मतलब आपको समझ आया? क्वेश्चन बोलता है फॉरेन स्टूडेंट के लिए एक बैंक अकाउंट ओपन किया गया है, लेकिन अभी तक उस स्टूडेंट का एड्रेस वेरीफाई नहीं किया गया है। तो क्या लिमिट्स है जिसमें हम अलाउ करेंगे कि हाँ इतने पैसे तक उसमें आ सकते हैं, जब तक ये वेरीफाई नहीं हो रहा है तब तक? तो अब मुझे बता पाएंगे आप कितने डॉलर्स आ जाने चाहिए तब तक? आई मीन आ सकते हैं तब तक, मैक्सिमम लिमिट। हमें ब्लफ ही करना है यहाँ पर। आंसर इन द चैट बॉक्स। अब बहुत सारे लोगों का अक्कड़ बक्कड़ चालू हो गया होगा। तो अगर मैं अक्कड़ बक्कड़ की जगह थोड़ा सा और लॉजिकल अटेम्प्ट करूं, तो मैं जाऊंगी ऑप्शन बी के साथ, क्योंकि $10,000 का जो फिगर है वो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा स्टेबल साउंड कर रहा है, और कैपिटल भी 50,000 का ही है, राइट? आई थिंक ये मेरा तुक्का यही होगा। ठीक है, चले तुक्का तो सही हो गया, बट वो हर बार नहीं होगा। तो क्योंकि अभी क्वेश्चन ऑलरेडी आ ही चुका है हमारे सामने, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। आपके लिए ये एडिशनल नॉलेज दी हुई है। इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आएंगे। तो बेस्ड ऑन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस, देखिए आरबीआई की गाइडलाइंस है फॉर opening bank accounts for foreign students, specifically when local address is pending during the 30-day period. 30 दिन के पीरियड में स्टूडेंट्स अलाउड हैं, आई मीन दे आर अलाउड फॉर सबमिटिंग लोकल एड्रेस प्रूफ। उनको 30 दिन का टाइम फ्रेम दिया जाता है कि आप 30 डेज में अपना एड्रेस प्रूफ ला के दीजिए, और तब तक आप अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं जो आपकी फॉरेन रेमिटेंसेस शुड नॉट एक्सीड $1,000 into the account and a cap of rupees 50,000 on aggregate monthly withdrawals. Is it correct? 1,000? Anyway, हमारे पास कोई 1,000 का ऑप्शन है भी नहीं। आई गेस ये मिसप्रिंट हो चुका है, यहाँ पे 10,000 होगा। ठीक है, क्लियर? आंसर बिल्कुल पहुंच गए हैं हम इस पर। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, you have to be prepared for such questions. Next question. Banks shall furnish to Financial Intelligence Unit India, FIU India, as per Rule 3 of Prevention of Money Laundering rules, the periodic cash transaction report of large size cash transactions of dash. आज काफी theoretical questions आ रहे हैं और सब में ही ना दिमाग घूम रहा है पूरा। अब यहाँ पर बैंक्स को कौन से रिकॉर्ड सबमिट करने हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत? पीरियोडिक कैश ट्रांजैक्शंस के, मंथली ट्रांजैक्शन का टोटल अगर इतना है तो। नो वरी स्टूडेंट्स, अगर आपको नहीं आता है मैं समझती हूँ, और अगर आता है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पर आंसर है ऑप्शन सी। 10 lakhs एंड अबव रुपीज की मंथली ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट आपको सबमिट करनी पड़ेगी अंडर दिस रूल। देखिए अब ये रूल क्या बोलना चाहता है। Based on Rule 3 of the Prevention of Money Laundering Rules 2005, banks are required to furnish the periodic cash transaction report to the Financial Intelligence Unit. All cash transactions of more than 10 lakhs और इट्स इक्विवेलेंट इन फॉरेन करेंसी, यानी कि 10 लाख रुपए या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी और करेंसी की उससे ज्यादा की अगर ट्रांजैक्शन हुई है तो वो आपको प्रेजेंट करनी होगी। फिर all series of cash transactions integrally connected to each other which have been individually valued below rupees 10 lakhs or is equivalent in foreign currency, where such series have taken place within a month and the monthly aggregate exceeds an amount of 10 lakh। यानी कि देखिए अगर 10 लाख की जगह 8-8 लाख की 3 ट्रांजैक्शन हुई है मान लीजिए, लेकिन वो 1 महीने के पीरियड में ही हो गई है, तो उन तीनों ट्रांजैक्शन का टोटल तो 24 लाख हो रहा है। अब अगर ये भी 10 लाख से ज्यादा होता है तब भी आपको उन तीनों ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, क्योंकि लोग काफी समझदार है, काफी चालबाज होते हैं कि अगर 10 लाख की मैक्सिमम लिमिट है तो हम 10 लाख या 9,90,000 तक की ट्रांजैक्शन करेंगे और 10 लाख के बार को छुएंगे ही नहीं। लेकिन
गवर्नमेंट उससे ज्यादा होशियार है, आरबीआई उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो आरबीआई ने पॉलिसी निकाली है कि अब उन सारी ट्रांजैक्शन को आप टोटल कर देंगे, एक मंथ के टोटल में भी अगर वो 10 लाख से ज्यादा हो रही हैं तो आपको उन्हें रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप स्टार मार्क कर सकते हैं। ये कुछ न्यू था, थियोरेटिकल था, कंसेप्चुअल था और आपको इसे मेमोराइज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। In the balance sheet of a firm, the notes relating to those facts are included that do not find a place in the accounting statements. बताइए कि बैलेंस शीट में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि सिर्फ नोट्स जो अकाउंट्स में दिखती हैं, ना कि बैलेंस शीट में, ना कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में। तो इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को पढ़ के आपको ये समझ आ गया है कि इसमें से कौन सा वो कॉन्सेप्ट है। बहुत इजी है। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो ट्रांजैक्शंस मटेरियल है सिर्फ उन्हें ही रिकॉर्ड करो। कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है, जो आपका प्रूडेंस कंसेप्ट होता है कि अकाउंट फॉर फ्यूचर लॉसेस बट डू नॉट अकाउंट फॉर फ्यूचर गेन्स। आने वाले गेन्स के लिए अभी से मत रिकॉर्ड करो, लेकिन अगर आने वाला लॉस दिख रहा है तो अभी से रिकॉर्ड कर दो, प्रोविजन बना दो। कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग ऑफ फुल डिस्क्लोजर कि हमने सब कुछ रिकॉर्ड करके दिया है, ये वो चीज है जो कि आपके सिर्फ नोट्स का पार्ट बनेगी, ना कि आपकी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स का। और कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी क्या बोलता है कि मैं हर साल इसी तरह से इसी मेथड को फॉलो करूंगा या करूंगी। तो आंसर क्लियरली ऑप्शन सी है। ठीक है, तो यहाँ हम खत्म करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। आई होप आप लोगों को ये फ्रूटफुल लगा होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं जो कि आपके लिए काफी रेलेवेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पर्टिकुलरली पिछले 2 या 3 क्वेश्चंस जिन्हें मैंने स्टार मार्क भी करवाया है, वो बहुत ज्यादा थियोरेटिकल हैं और वो कहीं ना कहीं आपकी इंटेलिजेंस को टेस्ट कर रहे हैं कि आप उस चीज के कंसेप्ट में कितना ज्यादा स्ट्रांग है। आरबीआई की गाइडलाइंस, फेमा एक्ट की गाइडलाइंस, आप उन्हें कितना अच्छे से जानते हैं, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको रोज इस सीरीज को अटेंड करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। आई रेकमेंड कि हर सब्जेक्ट की ऐसे ही एमसीक्यू सीरीज हो रही हैं, तो आपको उन सभी को अटेंड करना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली स्टूडेंट्स एग्जामिनेशंस में आपको एमसीक्यूज ही फेस करने हैं। तो व्हाई नॉट गेट सम एक्स्ट्रा टिप्स। आपको जो मेंटोर्स अलग से टिप्स और ट्रिक्स शेयर करेंगे कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स और थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स ये सब तो आप पढ़ते हुए आ ही रहे हैं अपने कोर्स के करिकुलम में। लेकिन अभी जो मैटर करता है वो है आपका मेंटल पीस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, राइट। कि आपकी लॉजिक के हिसाब से आप कैसे ऑप्शंस को रूल आउट कर सकते हैं, कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ये फिगर आउट कर सकते हैं, राइट। तो इसी के लिए आज का सेशन हम यहाँ एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप इस नंबर पे रीच आउट कर सकते हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल को प्लस टेलीग्राम चैनल को प्लीज फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जरूरी नेसेसरी अपडेट्स मिलते रहेंगे आपके एग्जामिनेशन तक, सारे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के साथ। ठीक है, इसके साथ अब मैं एंड करती हूँ सेशन। प्लीज डू प्रैक्टिस, और अब तक के बाकी सेशंस अगर आपने नहीं देखे हैं उन्हें भी देख लीजिएगा। ठीक है, सो गुड बाय, गुड लक, थैंक यू, सी यू, नेहा बंसल साइनिंग ऑफ, हैव अ नाइस डे।